गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये आज हमारी सेकंड क्लास है, 11th क्लास की आपकी सेकंड क्लास है। आज पहले हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं कल के रिवीजन में पहले अपन बही खाते से आशय देख लेते हैं कि भाई आपका बही खाते से आशय क्या है। तो बही खाते से आशय व्यापार की उस पुस्तक से है जिसमें मुद्रा संबंधी व्यवहारों का लेखा निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये आपके बही खाता कहलाते हैं। ये आपको याद करना है चीज़ें, ये ध्यान रखेंगे और फाइनल नोट्स भी बनाते जाएंगे। अब आगे देखेंगे अपन दूसरा पॉइंट क्या है आपका। चलें ऐसे, तो दूसरा है आपका, देख लेते हैं अपन यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में व्यावसायिक सौदे, तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यापार की वित्तीय स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। वित्तीय स्थिति मतलब क्या होता है, संपत्ति और दायित्वों में परिवर्तन। आगे ये जैसे लेन देन है आपके, कोई चीज खरीदना बेचना। अगला देखेंगे पूंजी। इनको थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं, कल हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं। पूंजी क्या कहलाते हैं, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़ माल और संपत्ति लगाई जाती है उन सब का योग पूंजी कहलाती है। ठीक है, आगे फिर आहरण एवं निजी खर्च। तो व्यापार के स्वामी द्वारा जब अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से समय समय पर रोकड़ या माल निकाला जाता है उसे आहरण या निजी खर्च कहते हैं। जैसे आपकी कपड़े की दुकान है तो आप कपड़ा निकाल सकते हैं अपने पहनने के लिए, खाने की चीज़ है कोई तो आप खा भी सकते हैं। ठीक, आहरण कहलाता है। अब संपत्ति, तो वे समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होते हैं व्यापार की संपत्ति या परिसंपत्ति कहलाती हैं। जैसे भवन है, देनदार हैं, फर्नीचर हैं। देनदार क्या कहलाते हैं, जिन व्यक्तियों से हमें पैसा लेना है, जिनको हमने उधार माल या उधार सेवाएं दी हैं। जी आपकी कार, फर्नीचर, भवन, ये क्या है, संपत्तियां। आगे देखते हैं हम दायित्व। वे समस्त ऋण कोष फंड जो हमें अन्य व्यक्तियों को देना है दायित्व कहलाते हैं। जैसे लेनदार हैं, बैंक ऋण है, वो दायित्व है। क्रय, जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। विक्रय, उस माल की बिक्री जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था विक्रय कहलाता है। ठीक है, जो हमने बेचने के लिए खरीदा है जो माल और फिर बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं। स्टॉक, ऐसा माल जो व्यापार के अंत में बिना बिका रहता है वो स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रारंभिक स्टॉक, एक होता है अंतिम स्टॉक। 31 दिसंबर को जो माल आपका बिना बिका हुआ रखा है वो अंतिम स्टॉक कहलाता है, और वही माल 1 जनवरी को क्या बन जाता है, प्रारंभिक स्टॉक बन जाता है जो आपका गोदाम में रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां आपको पढ़ना आज नई चीज, खातों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें भी अपन बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपको चैप्टर से रिलेटेड है, जो लेखांकन समीकरण से संबंधित है, उतनी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी आगे बहुत डिटेल में है। तो देखो हम क्या देखते हैं, खातों का वर्गीकरण। तो पहले हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करें। जो वही खाता के जन्मदाता है वो कौन है, लूकास पेसियोली। तो 15वीं शताब्दी में 1494 में इटली के वेनिस नगर में सर्वप्रथम जनन एवं खाता बही शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा, लूकास पेसियोली द्वारा। एक पादरी थे, ठीक, क्या थे, पादरी जो चर्च में होते हैं। इन्होंने खातों को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, एक व्यक्तिगत खाते होते हैं, ये लिखा हुआ आपका व्यक्तिगत खाते, एक व्यक्तिगत खाते, और दूसरा क्या होती है, अव्यक्तिगत खाते। पहले हम व्यक्तिगत खाते देखते हैं। तो व्यक्तिगत खातों को 3 भागों में बांटा है। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, तो ऐसे व्यक्तिगत खाते जिनका जन्म हुआ है, ठीक, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, ये सब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं। आप, हम, कौन है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं। जितने भी व्यक्ति दिखते हैं दुनिया में वो सब क्या है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। फिर आता आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते क्या कहलाते हैं, ऐसे खाते जो किसी विधान या कानून के अंतर्गत जिनको व्यक्ति माना है, वास्तव में वो व्यक्ति नहीं होते लेकिन कानून कहता वो व्यक्ति है, तो हमें कानून की बात मानना पड़ती है और हम भी उनको क्या मानेंगे, व्यक्ति मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और आपको आज पहली बार पता पड़ेगा कि ये भी व्यक्ति होते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, अब आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी, बाकी चीज़ें तो आपने हमेशा सुनी होती है, साइंस आर्ट की बातें आप सुनते हैं,
लेकिन कॉमर्स की बातें कभी नहीं मिलती हैं सुनने, अब आपको मिलेंगी। तो देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं इसका। बैंक, बैंक व्यक्तिगत खाता होता है, आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत बैंक को एक व्यक्ति माना गया है। ऐसे कंपनियां जितनी भी कंपनियां हैं देश विदेश में, ठीक है, वो कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधित अधिनियम 2014 के अनुसार सभी कंपनियों को क्या माना गया है, व्यक्ति माना गया है। वो भी व्यक्ति हैं हमारे जैसे, लेकिन भाई वो कृत्रिम व्यक्ति हैं, उनको वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो हमें, सिर्फ कौन से, आधारभूत नहीं, मूलभूत नहीं, ठीक है। आधारभूत मतलब जैसे हमें शादी करने का अधिकार है, लेकिन इन कंपनियों को नहीं है। व्यक्ति तो है लेकिन इनको शादी करने का अधिकार नहीं। बाकी जैसे हम किसी दूसरे व्यक्तियों पर केस कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति हम पर केस कर सकता है, वैसे एक कंपनी, बैंक दूसरे व्यक्तियों पर केस कर सकती हैं, दूसरे व्यक्ति इन बैंक और कंपनियों पर केस कर सकती हैं। एक कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वेतन के बारे में, आपके घर में, ठीक है, या रिश्तेदार में कोई सर्विस में होगा, सरकारी प्राइवेट, उनको वेतन मिलता होता है, जो महीने में मिलता है ना पैसा, वो कहलाता वेतन। तो यदि वेतन के आगे हम एक शब्द लगा देते हैं आदत, आदत का मतलब होता है देना बाकी है। किसी व्यक्ति से हमने काम करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, वो क्या कहलाता है, आदत। तो वेतन, हमने किसी व्यक्ति से महीने भर काम करवा लिया, अभी पैसा दिया ही नहीं है, तो वो क्या कहलाना, आदत्त वेतन। तो जो आदत्त वेतन है वो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस व्यक्ति का पैसा देना है। किसका पैसा देना है, इस व्यक्ति का। तो जो आदत्त वेतन है वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहलाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित। इन सब चीजों के बारे में हम इस समायोजन कहलाती हैं और आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों को दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र के। तो वास्तविक में देखते हैं हम, सबसे पहला आता है मूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते ऐसे खाते जिनका कोई वास्तविक स्वरूप होता है, जिनको हम छू सकें, पकड़ सकें, देख सकें, वो मूर्त वास्तविक खाते कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि कार, फर्नीचर, ठीक है, भवन, और भी है, ये सब क्या कहलाते हैं, मूर्त वास्तविक खाते। आप समझ गए होंगे, जिनको छुआ जा सके, पकड़ा जा सके और देखा जा सके। अमूर्त वास्तविक खाते ऐसे खाते जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, ना हम छू सकते, ना पकड़ सकते, ना देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, अमूर्त वास्तविक खाते। जैसे ख्याति, ख्याति आप 12th में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। ख्याति क्या कहलाती, किसी संस्था या व्यापार का या किसी व्यक्ति का नाम, प्रसिद्धि, ख्याति कहलाती है, ठीक है। जैसे आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो आप नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट तो मिले नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो नाम चल रहा है, ठीक है, वो ख्याति कहलाता है। आपने देखा नाम कहाँ चल रहा, आपको कभी देखा नरेंद्र मोदी का नाम चलता हुआ, नहीं देखा ना। तो वो नाम जो चल रहा है आप पहचानते हैं, आप सुनते हैं, तो आपके दिमाग में हाँ नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हमारे, तो ये उनकी ख्याति है जो नाम। महात्मा गांधी है ना, उनका भी नाम पूरी वर्ल्ड में चलता है, तो वो जो उनका नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, वो भी क्या है, उनका अभी जो नाम है वो ख्याति है, प्रसिद्धि बोलते हैं हम इसके लिए। तो हम उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम को। व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह ये भी क्या कहलाते हैं, अमूर्त वास्तविक खाते। भाई ये व्यापार चिन्ह जो हैं, जो ट्रेडमार्क, जैसे आप देखते किसी कंपनी का मोनो बना हुआ है, वो व्यापार चिन्ह। तो आप उस मोनो को पकड़ के नहीं देख सकते कि वो कितना मोटा या पतला है। जैसे ये पेन, हम पकड़ के इसको फील कर सकते हैं आंख बंद करके भी कि कितना पतला या मोटा है, लेकिन व्यापार चिन्ह को आप पकड़ के नहीं देख सकते हैं कि कितना मोटा या पतला है। तो ये कहलाता है आपके अमूर्त वास्तविक खाते। अब देखते हैं हम नाम मात्र के खाते या आयव्यय खाते। इसको नाम मात्र या आयव्यय,
तो ऐसे खाते जो देखो व्यापार के समस्त आय व्यय खाते इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आय व्यय लाभ हानि की चीजें, इन सब चीजों इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये नाम मात्र के आय व्यय खाते कहलाते हैं। जैसे वेतन, कमीशन, ब्याज, ये सब क्या कहलाते हैं? नाम मात्र के या आय व्यय खाते कहलाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि वेतन यहां भी दिया और यहां भी दिया, तो भाई यहां पर आदित्य शब्द लिखा है, वेतन अकेली नहीं है, वेतन के साथ में क्या है? आदित्य वेतन। यहां पर सिर्फ वेतन है, सिर्फ कमीशन है, सिर्फ ब्याज है। लेकिन इनके आगे यदि शब्द जुड़ जाता आदित्य, पूर्दत्त या अनुपार्जित, तो ये भी व्यक्तिगत बन जाते हैं। और कौन से? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते बन जाते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब इनकी छोटी छोटी सी हम आपको डेफिनेशन दे देते हैं यहाँ पर। तो ये देखेंगे आप, व्यक्तिगत खाते, तो इन खातों के अंतर्गत समस्त व्यक्ति, बैंक, बीमा कंपनी, निजी कंपनी, सरकारी कंपनी आदि को सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक खाते, अच्छा एक चीज और देखेंगे, जो हमारे पास एक खाते हैं हम इनको मोटे तौर से 3 भागों में बांट लेते हैं। इनको मोटे तौर से 3 भागों में कैसे? एक भाग तो ये हो गया आपका, है ना, व्यक्तिगत खाता, एक भाग, ठीक है। दूसरा भाग ये हो गया है दूसरा भाग कौन सा होगा? वास्तविक खाता। और तीसरा भाग ये हो गया कौन सा? नाम मात्र का। हम मिटा देते हैं। तीसरा भाग ये हो गया आपका कौन सा? नाम मात्र, ठीक है। तो वास्तविक में तो खाते 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। लेकिन अपन इनको मोटे तौर से 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, वास्तविक और आय व्यय या नाम मात्र। तो यहाँ पर हम इसकी क्या देते हैं आपको? डेफिनेशन। व्यक्तिगत में इन खातों के अंतर्गत समस्त व्यक्ति, बैंक, बीमा, निजी कंपनी, सरकारी कंपनी आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखो सब आ गए। वास्तविक खाते में इनके अंतर्गत समस्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जितनी भी वस्तुएं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। नाम मात्र या आय व्यय खाते, इनके अंतर्गत व्यापार की समस्त हानि, खर्च, आय व्यय, लाभ को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखना भी, आपको नोट्स भी बनाते चलना है साथ में। अब देखते हैं हम आगे लेखांकन समीकरण। और ये लेखांकन समीकरण जो है यह क्या है, आपके यहाँ से प्रैक्टिकल चालू होते हैं। हम थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे डेली डेली और ये भी देखते जाएंगे। तो अपन को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आपका लेखांकन समीकरण है, ये ध्यान रखना। तो लेखांकन समीकरण हम देखते हैं क्या कहलाता है। लेखांकन समीकरण कल भी बताया था। लेखांकन समीकरण से तात्पर्य किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्था की कुल संपत्तियों का योग उनके दायित्वों को योग बराबर होने से है। अर्थात उनके पास जितनी संपत्तियां होती हैं उतने ही उनके दायित्व भी होते हैं। इस प्रकार इस बात को जब हम निम्न प्रकार प्रकट करते हैं तो एक समीकरण की उत्पत्ति होती है। तो यही समीकरण लेखांकन समीकरण कहलाता है। क्या है? संपत्तियां बराबर दायित्व है। हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे हम, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ऐसा अपन लिखेंगे इसको, ठीक है। ये है आपका लेखांकन समीकरण। क्या है? संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये आपका सही रूप है। संपत्तियां बराबर दायित्व भी होता है, लेकिन इस सही तरीके से ऐसा है कि आपका संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है हमने आपको। अब पूंजी कहलाती है, आपको पता है, व्यापार के स्वामी द्वारा जो व्यापार प्रारंभ करने के लिए रोकड़ या माल लगाए जाते हैं उन सबका योग पूंजी कहलाती है। रोकड़, माल और संपत्ति लगाई जाती है उन सबका योग पूंजी है। संपत्ति क्या कहलाती है? कल भी बताया था हमने और अभी भी बताया, वे समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं। भवन, कार, फर्नीचर, हमारे लिए पेन भी संपत्ति है। दायित्व, वे समस्त ऋण कोष फंड जो हमें दूसरे व्यक्तियों को देना है क्या कहलाते हैं? दायित्व कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम आगे।
तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो ये देखेंगे, इससे बिलाल की बुक का क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जाम्पल का। और यदि आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर कितना है, 61 पेज पर है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्या है, निम्नांकित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण के द्वारा संपत्ति एवं दायित्व पूंजी पर होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा है, रोकड़ द्वारा व्यवसाय प्रारंभ किया, नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, माल बेचा, लागत 15,000, बेचा कितने में, 20,000, ठीक है। नगद प्लांट खरीदा, प्लांट मशीन वगैरह उसने खरीदी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो आप देख लें। हमने आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्म हुआ है वो 15वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ, 15वीं शताब्दी में। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, ऐसी प्रणाली जो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करती हो। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, ऐसी प्रणाली जो कम से कम कितने, 2 खातों को प्रभावित करती हो। अब ये खाते क्या है जो हमने अभी आपको बताया, व्यक्तिगत, वास्तविक, आय व्यय, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो लेखांकन समीकरण के सवाल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो प्रत्येक व्यवसायिक सौदे हैं, ये क्या हैं आपके व्यवसायिक सौदे, जो हमने आपको परिभाषा में बताया था, पारिभाषिक शब्दावली में क्या थी उसकी पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे वित्तीय लेन देन जो ऐसे क्रियाएं, मौद्रिक क्रियाएं जो व्यापार की वित्तीय स्थिति में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं, व्यवसायिक सौदे कहलाते हैं। तो ये देखो व्यवसायिक सौदे हैं, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा। भाई कोई चीज आ रही है आपके यहाँ और कोई चीज आपके यहाँ से जा रही है, तो हमें क्या करना है, इन व्यवसायिक सौदे से कम 2 खाते होंगे। 2 खाते क्यों होंगे, क्योंकि हमने बताया ना आपको दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। 15वीं शताब्दी में इसका उद्गम हुआ था, हमने आपको बताया था जब लूकास पेसियोली बताया था तब। तो इसमें क्या है कि कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। कम से कम का मतलब है कम से कम 2 तो होंगे हर लेन देन में, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम कभी भी नहीं होंगे। तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं। तो हमें वो 2 खाते पहचानना है, या वो खाते पहचाने कि कितने हैं इस लेन देन में, ठीक है। पहला काम तो ये है, तो ये आपका रफ काम है, गणनाकार, ठीक है। रफ काम आप यहाँ लिख लेंगे, देखेंगे आप यहाँ पर। जैसे हम पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं, क्या लिखा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पर समझना आप अच्छी से, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो एक चीज तो आपको यहाँ दिख ही रही है, रोकड़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, रोकड़, ये लिखा। दूसरा खाता, भाई व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो पैसा या माल या संपत्ति लगाई जाती है उन सब का योग क्या कहलाती है, पूंजी। तो पहले लेन देन में 2 चीजें हैं, एक तो रोकड़ है और दूसरी पूंजी। ध्यान रखना, रोकड़ आपको दिख रही है, पूंजी दिख नहीं रही, तो आपको ये व्यक्ति कौन सा खाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। पूंजी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है ना। व्यापार की पुस्तकों में व्यापारी का नाम कभी नहीं आता, उसके नाम की जगह पे क्या आता है, पूंजी या आहरण। तो यहाँ पर व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो पैसा हमने लगाया उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। तो एक खाता आ गया रोकड़, दूसरा क्या आ गया, पूंजी। दूसरा पॉइंट, ये अपन रफ काम कर रहा है, फिर अभी करेंगे सवाल। दूसरा क्या है, नगद माल खरीदा। तो आपको याद रखना है कि लेखांकन समीकरण में हम माल बेचें या खरीदें तो क्रय और विक्रय है ना के लिए हम एक ही चीज बोलेंगे, क्रय और विक्रय के लिए हमें, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, हमें यहाँ लिख देते हैं, जो क्रय और विक्रय है उसके लिए हमें क्या बोलना है, स्टॉक, ठीक है। तो जब भी क्रय और विक्रय की बात आए वहां पर क्या लिखना है हमें, स्टॉक। एक खाता तो स्टॉक होगा, खरीदने या बेचने के लिए क्या लिखा जाएगा, स्टॉक। अब इसमें हम दूसरा खाता पहचानेंगे तो पहले देखेंगे क्या लिखा, नगद माल खरीदा। नगद का मतलब होता है रोकड़, तो यहां पर एक तो हम लिख देंगे रोकड़। माल खरीदने या बेचने को हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉक। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, स्टॉक। हो गए 2 चीजें, माल खरीदना और माल बेचना, क्या आएगा, स्टॉक। तो नगद मतलब क्या आएगा, रोकड़, और माल खरीदा मतलब क्या आएगा, स्टॉक। ये लिख दिया अपन ने। तीसरा पॉइंट, उधार माल खरीदा। तो जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं, उधार पैसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं लेनदार।
क्या बोलते हैं, लेनदार। और लेनदार क्या होता है, दायित्व होता है। क्या होता है, दायित्व। तो एक तो हो गया लेनदार, और माल हमने क्या किया है, खरीदा है, तो क्या आएगा, स्टॉक। हमने आपको बताया था माल खरीदने या बेचने के लिए हमें क्या लिखना है, स्टॉक। चौथा पॉइंट, तीसरा हो गया, चौथा माल बेचा। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा नहीं है कि किसको बेचा, जब किसी व्यक्ति का नाम ना दिया हो, ठीक है, तो वो नगद कहलाता है। तो यहां पर हमने कैसा बेचा होगा, माल नगद बेचा, तो रोकड़ आएगा। और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, तो ये आएगा स्टॉक। पांचवा पॉइंट, ये अपन क्या कर रहे हैं, रफ काम कर रहे हैं, बस इतना समझना है आपके लिए। नगद प्लांट खरीदा, नगद मतलब क्या होता है, रोकड़। अभी हमने बताया, तो एक तो खाता क्या आ जाएगा आपका, रोकड़। रोकड़ कौन सा खाता है, वास्तविक वस्तु होती है ना, तो ये सब रोकड़ वास्तविक है, ये वस्तु है। स्टॉक भी वस्तु होती, वास्तविक। प्लांट, नगद प्लांट खरीदा, तो ध्यान रखना हमने आपको बताया था संपत्ति। क्रय क्या कहलाता है, जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाए। तो यहां पर हमने प्लांट खरीदा है, माल नहीं खरीदा है। प्लांट हमने व्यापार को चलाने के लिए खरीदा है, तो यहाँ संपत्ति है, क्रय नहीं आएगा, मतलब यहाँ क्रय विक्रय नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, संपत्ति का नाम क्या आएगा, प्लांट, या इसको अपन मशीन भी बोल सकते हैं, मशीन लिख देते हैं। प्लांट को क्या बोलते हैं, मशीन। तो मशीन खरीदी, ये संपत्ति है। दो चीजें आ गई, एक नगद मतलब रोकड़, प्लांट खरीदा मतलब मशीन। यहाँ पर स्टॉक क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने माल नहीं खरीदा है, संपत्ति खरीदी, इसलिए मशीन या प्लांट आता है। अभी ये तो हमने आपको किया, सिर्फ बताई है कि कौन कौन सी संपत्ति, कौन कौन सी दायित्व हैं। अब हम करेंगे सवाल, और इसका बनाएंगे हम प्रारूप। यहाँ पर ये आपका उदाहरण का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका प्रारूप बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमेशा पहले सवाल करने के पहले आपको ऐसा करना होगा। यहां पर आएगा आपका विवरण, यहां पर लिखेंगे हम संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां बराबर क्या है, पूंजी प्लस दायित्व है। अब हमने जो सवाल की रफ काम किया, उससे हमें संपत्तियां देखना है और दायित्व। एक संपत्ति को एक बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, रोकड़, ये लिखेंगे हमें यहां पर। तो देखो पहले संपत्तियां लिख देंगे, यहां पर रोकड़, ये लिखा अपन रोकड़, ठीक है, प्लस फिर देखेंगे और संपत्ति क्या है, यहाँ पर रोकड़ के बाद पूंजी संपत्ति नहीं होती, पूंजी दायित्व होती है, आपको ध्यान रखना है। व्यापार के स्वामी ना, व्यापार और व्यापार का स्वामी कैसे होते, दोनों अलग अलग होते हैं। आगे हम थ्योरी में इसको पढ़ेंगे। तो पूंजी क्या होती है, दायित्व। तो रोकड़ के बाद देखेंगे, ये रोकड़ तो हो चुकी है, इसको अलग कर देते हैं। स्टॉक, स्टॉक को लिखेंगे अब अपन। संपत्ति में दूसरा क्या आ जाएगा, स्टॉक प्लस, स्टॉक के बाद देखेंगे क्या है, लेनदार तो दायित्व है, अभी छोड़ दो। स्टॉक हो चुका है, रोकड़ हो चुकी, स्टॉक हो चुका है, रोकड़ हो चुकी, मशीन। पांचवी वाले पॉइंट में देखो, फर्स्ट में हमें क्या मिला, रोकड़। सेकंड में क्या मिल गया, स्टॉक। थर्ड में स्टॉक तो संपत्ति है, इसको लिख चुके हैं, रोकड़। फोर्थ में रोकड़ और स्टॉक दोनों लिख चुके हैं। फिफ्थ में रोकड़ लिख चुके हैं, सिर्फ क्या बची, मशीन। तो तीसरा हमें संपत्ति क्या मिल गई, मशीन। ये आ गए बराबर। अब हमें क्या लिखना है, दायित्व। तो दायित्व में क्या आता है, पूंजी प्लस दायित्व। तो पूंजी तो अपन ने लिखी दी, ये भी लिख दी अपन ने। अब दायित्व में क्या है, लेनदार। लेनदार जिनसे हमने क्या किया था, उधार माल खरीदा था, पैसा देना है, दायित्व है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेनदार। ये अपन ने लिख दिया।
ठीक है। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? विभिन्न व्यवहारों का लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण पर प्रभाव। ठीक है, आप इसकी हेडिंग लेखांकन समीकरण अकेला भी डाल सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट लिखना, हमें क्या लिखा? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहां पर हम लिखेंगे विवरण में, शॉर्ट में लिखते हैं, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया है। अब व्यापार प्रारंभ किया तो देखो क्या होगा, हमने आपको बताई थी दोहरा लेखा प्रणाली में एक चीज, इसमें क्या होती है, दो चीजें प्रभावित होती हैं। कोई चीज बढ़ेगी तो कोई चीज घटेगी, या फिर कोई चीज व्यापार में आएगी या कोई चीज व्यापार से जाएगी। तो हमने व्यापार प्रारंभ किया है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कितना? 80,000। तो जो 80,000 है वो हमारी क्या है? रोकड़। तो रोकड़ में हम कितना लिख देंगे? 80,000 रुपये। ठीक है, और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा व्यापार में लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। तो यहां पर पूंजी में भी हम कितना लिख देंगे? 80,000 रुपये। ये लिखा, बस। बाकी का स्टॉक अभी आपका क्या है? जीरो। मशीन क्या है आपकी? जीरो। पहला लेन देन है, अभी आपके पास सिर्फ क्या है? रोकड़ है, और वही क्या कहलाती है? पूंजी। ये दो पक्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक लेन देन कम से कम दो पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने व्यापार शुरू किया तो इससे क्या हुआ? संपत्तियों में हमारे पास रोकड़ आ गई और दायित्व में क्या आ गया? पूंजी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट देंगे हम, नगद माल खरीदा। तो यहां पर हम लिख देंगे दूसरा पॉइंट, नगद क्रय। अब आपको सोचना है, ठीक है, हमारे व्यापार में हमने 80,000 रुपये लगाए, रोकड़ कितनी? 80,000, वही क्या है? पूंजी। अब यहां पर क्या लिखा है? नगद माल खरीदा, कितने का? 20,000 का। तो ध्यान देना, जब आप नगद माल खरीदोगे तो आपके व्यापार से रोकड़ क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम 80,000 जो थे उसमें से माइनस कर देंगे हम 20,000। ठीक है, 80,000 में से कितना माइनस कर देंगे हम? 20,000, क्योंकि माल खरीद लिया तो आपका पैसा गया है, चला गया। तो 80,000 में से माइनस करना है 20,000। दूसरी चीज, माल खरीदा है तो गोदाम में माल आएगा, मतलब स्टॉक आपका क्या होगा? बढ़ेगा। गोदाम में स्टॉक रखते हैं अपन, तो माल खरीदने से स्टॉक बढ़ता है और माल बेचने से स्टॉक घटता है। तो जब हमने माल खरीदा तो आपका रोकड़ घट गया, पैसा चला गया, लेकिन स्टॉक आ गया, तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का माल आ गया आपके पास। हो गए आपके दो। अब दो चीजें हो गई, बस खत्म बात। भाई तीन भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर तो दो ही हैं। इसको अपन यहाँ से यहाँ तक बंद करेंगे। 80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 60,000। प्लस जीरो था स्टॉक, इसमें 20,000 हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 20,000। मतलब अब आपके गोदाम में व्यापार में दो चीजें हो गई, रोकड़ 60,000 हो गई है और स्टॉक कितना है? 20,000। लेकिन मशीन तो अभी क्या है? जीरो। पूंजी कितनी है? उतने ही 80,000। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पूंजी पे परिवर्तन क्या डालता है? आय, व्यय, लाभ, हानि, ये चीजें प्रभावित करती हैं। और ये जो नई चीज अपन ने लिखा इसको अपन बोलते हैं नया समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? नया समीकरण। ये क्या आ गया? नया समीकरण। अब लिखेंगे हम पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड देखो क्या लिखा? उधार माल खरीदा, कितने का? 30,000 का। ध्यान रखना, तो हम लिखेंगे यहां पर उधार क्रय।
30,000 का माल खरीदा है। देखो उधार खरीदा तो पैसा तो जाएगा नहीं आपके पास से, अब पैसा नहीं जाएगा तो क्या बढ़ जाएंगी दायित्व, जिनसे हमने उधार माल खरीदा उनको पैसा देना है, तो लेनदार में प्लस होगा कितना 30,000। ठीक है, इनसे अपन ने उधार माल खरीदा तो लेनदार में प्लस कितना हो जाएगा 30,000, हमें इनके पैसा देना है। उधार माल खरीदा है, माल चाहे नगद खरीदो या उधार, हम गोदाम में प्लस कर देंगे। आपके पास स्टॉक कितना है 20,000, 30 का और खरीद लिया हमने तो इसमें प्लस कितना कर देंगे हम 30,000। बिल्कुल आराम से समझना है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं फ़ोन पर। ठीक है, ये कितना है 60,000 और PDF हम आपको दे देंगे नोट्स की। यहाँ पर कितना है 50,000, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। ये मशीन क्या है आपकी 0, अभी नहीं है आपकी मशीन। पूंजी कितनी है 80,000 और लेनदार कितने हैं 30,000। बड़े आराम से करना है आपको सवाल, जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत आराम से समझना है। और कोई भी किताब है आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर नियम बस समझना है, आपके लिए ध्यान रखेंगे। ये क्या बन गया आपका नया समीकरण, ये नया समीकरण है आपका। चले अब पॉइंट नंबर कौन सा देखेंगे हम 4, चौथा। देखो क्या लिखा है, माल बेचा। ठीक है, तो कैसा माल बेचा है, नगद, हमने आपको बताया था क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, लागत दी है कितनी 15,000, बेचा कितने में है 20,000। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। माल खरीदते हो तो स्टॉक बढ़ता है, ठीक है, और माल बेचते हो तो स्टॉक घटता है। तो यहाँ पर हम स्टॉक में से यहाँ पर क्या लिखेंगे, नगद विक्रय, नगद विक्रय। ठीक है, अब माल बेचोगे तो स्टॉक घटेगा, और स्टॉक में से हम लागत घटाते हैं। क्या घटाते हैं हमेशा, लागत। देखो कितनी थी लागत 15,000, हमने घटा दी। बेचा कितने में 20,000 में, तो नगद बेचा तो रोकड़ आएगी, रोकड़ में हम प्लस कर देंगे कितना 20,000। रोकड़ में प्लस होगा और स्टॉक में से क्या होगा माइनस। एक और चीज, जब आप 15,000 की चीज 20,000 में बेच रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है लाभ। भाई क्या हो रहा है 15,000 की चीज ये आपके कितने में बेचा आपने 20,000, माइनस करेंगे कितना 15,000। तो भाई 15,000 की चीज आपने 20,000 में बेच दी है, तो जो 5,000 का है वो क्या है लाभ। तो इस लाभ हानि आय व्यय खर्च से पूंजी प्रभावित होती है। लाभ है तो पूंजी बढ़ेगी और हानि है तो पूंजी घटेगी। तो यहां पर 80,000 में हम प्लस कर देंगे कितना 5,000, क्योंकि लाभ है तो हम प्लस कर देंगे। यहां पर प्लस करेंगे 5,000। ठीक है, अब इसको हम टोटल माइनस प्लस कर दें पूरा। तो यहां पर 60 में 20 प्लस किया तो कितना आ गया 80,000। यहां पर 50 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 30,000, 35,000 प्लस मशीन कितनी है 0 और पूंजी कितनी आ जाएगी 85,000। लेनदार कितने हैं आपके 30,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका नया समीकरण। अब अगला पॉइंट 5वां। देखो प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 पक्षों को प्रभावित करता है। यहां पर कितने कर दिए 3, तो ये जरूरी नहीं कि 2 कर, कम से कम 2 हैं, 2 से ज्यादा हो सकती है 2 से कम नहीं। 2 खातों को प्रभावित करता है और 2 पक्षों को। अगला नगद प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा अपने 25,000, तो यहां पर लिखेंगे प्लांट क्रय, प्लांट क्रय।
प्लांट कितने का किया 25,000, नगद खरीदा तो रोकड़ घटेगी, रोकड़ में से अपन माइनस कर देंगे कितना 25,000, और प्लांट खरीदा है तो संपत्ति व्यापार में आ रही, प्लांट में हम प्लस कर देंगे 25,000। बस दो चीज़ें तो हैं, आप खुद सोच लें। जब आप कोई चीज़ खरीदोगे नगद तो पैसा जाएगा, तो पैसा कितना जा रहा है आपके पास से 25,000, और एक संपत्ति खरीदी प्लांट, तो प्लांट व्यापार में आ रहा है, तो हम प्लांट में ये मतलब मशीन में प्लस कितना कर देंगे 25,000, और कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ 85,000 में से 25,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 55,000। ठीक, 80 में से 25 माइनस किया तो कितना बचा 55, प्लस स्टॉक कितना है आपका 35,000, मशीन कितनी है आपकी 25,000, मशीन आ गई, पूंजी कितनी है 85,000, और लेनदार कितने हैं 30,000। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसको हम बोलेंगे अंतिम समीकरण, जो लास्ट में है इसको हम क्या बोलते हैं अंतिम समीकरण। यदि क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। इसमें देखो कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इन चीज़ें आपके लिए सब नई नई चीज़ें हैं। बाकी की चीज़ें आप पिछले 10वीं क्लास तक सब चीज़ें पढ़ के आती, कॉमर्स छोड़ के, तो ये सब आपके लिए नया है। आपको यदि कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें, बिल्कुल, है ना। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं वाला, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप इसमें दो दो खाते जो होते हैं प्रत्येक लेन देन में वो निकाल के रखना है आपको। तो कल जब हम आपको कराएंगे तब आप ये चीज़ें आप मैच करेंगे कि भाई हमने क्या निकाला है और आप क्या निकाल रहे हैं। प्रत्येक लेन देन में कितने खाते होंगे 2, तो 4 लेन देन है, चारों में आपको 2-2 या जितने भी खाते आ रहे हैं उनको निकाल के रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए अपन यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।